समझौता। रात के घुप अंधेरे में पूरा जंगल सन्नाटे की चादर ओढ़े था और उसी गहरे घने पेड़ों के जंगल में सन्नाटे के बीच बॉबी लगातार फावड़े से खुदाई कर रहा था। कुछ देर के लिए रुकता और घबराई नजरों से पास रखे खून से लथपथ शरीर को देखता और फिर से खुदाई में लग जाता। उसके चेहरे से डर और घबराहट साफ साफ झलक रही थी। गड्ढा पूरा खोद बॉबी ने जैसे ही शरीर को हाथ लगाया वो एकाएक छटपटाने लगा। बॉबी डरकर झटके से पीछे गिरा। वो अब भी जिंदा था। दरअसल मिडिल क्लास लड़का बॉबी शहर में बड़े सपने लेकर आया था, लेकिन शहर की चकाचौंध ने उसे ऐसा लपेटा कि वो खुद ही नहीं जान पाया कि कब वो इतना अय्याश बन गया। जब अय्याशी के लिए पैसे कम पड़ने लगे तो उसने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। अपने सपनों से भटककर अब उसका उठना बैठना क्रिमिनल्स के साथ होने लगा। शुरुआत में उसका हाथ सिर्फ छोटे मोटे अपराधों में होता, लेकिन जैसे जैसे पैसों की भूख बढ़ती गई बॉबी चोरी से उठकर किडनैपिंग और फिरौती करने लगा। लेकिन उसने कभी किसी की हत्या नहीं की। लेकिन एक दिन जब उसे एक 5 स्टार होटल मालिक गौतम को किडनैप करने का काम मिला तो उसकी ये कसम भी टूट गई। उसने होटल मालिक गौतम को किडनैप कर लिया, लेकिन उसी वक्त हुई हाथापाई में गलती से गोली चल गई और होटल मालिक गश खाकर गिर पड़ा। वो छटपटाने लगा। बॉबी घबरा गया और वहां से भागने लगा। तभी गौतम ने उसे पैर से पकड़ लिया। मुझे हॉस्पिटल ले चलो। तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। मेरी जान बचा लो। वो अपनी जान की भीख मांगने लगा। बॉबी उस साफ देख पाना संभव नहीं था। बॉबी ने पास रखी टॉर्च को जलाया और आसपास देखने लगा। कौन है? लेकिन कोई नहीं दिखा कि तभी अचानक उसके सामने किसी अघोरी सा दिखने वाला व्यक्ति सामने आ गया। उसके पूरे शरीर पर सफेद भस्म थी और उसके सिर पर ठीक चोटी वाली जगह पर एक बड़ी कील गड़ी हुई थी जिससे लगातार खून बह रहा था। उसका ऐसा भयावह रूप देखकर बॉबी चीख पड़ा कि तभी अघोरी गौतम की दफनाई लाश की तरफ देखकर बोला, डरो मत, मेरा स्वार्थ मुर्दों से है, जिंदा इंसान से नहीं। और वो हंसने लगा। उसकी शैतानी मुस्कुराहट से बॉबी सहम गया और भागने लगा। बॉबी अंधाधुंध भाग रहा था, लेकिन अघोरी की शैतानी हंसी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। वो जितना दूर भागने की कोशिश करता आवाज उतनी ही नजदीक से आती और बॉबी के भागते कदम तब रुके जब उसने देखा कि वो फिर से उसी जगह आ पहुंचा है जहां से उसने भागना शुरू किया था। बार बार ऐसा होने पर बॉबी घबरा गया और उस अघोरी के पैरों से लपेटकर जान की भीख मांगने लगा। छोड़ दो मुझे, भगवान के लिए छोड़ दो। मैं इसे मारना नहीं चाहता था, ये गलती से हो गया। भगवान से किस माफी की उम्मीद रखता है? भगवान किसी को माफ नहीं करता। उसमें इतना बड़ा दिल कहाँ?
अगर अपराध की माफी चाहता है तो शैतान की शरण में चल, समझौता कर उनसे, शैतान को खुश कर। अगर शैतान को समझौता कर लिया तो चल। बॉबी अघोरी के पीछे पीछे गया और एक गुफा तक पहुंच गया। गुफा में एक शैतान की मूर्ति लगी थी और उसके सामने ही कंकालों का ढेर लगा था, जिसमें तकरीबन 15 से 20 इंसानी कंकाल भी थे, जिसकी बदबू से बॉबी का दम घुटने लगा। उसने हाथ से मुंह ढकते हुए पूछा, बाबा, ये सब क्या है? ये शैतान की भेंट है। और उसके बाद अघोरी मूर्ति के सामने बने कुंड के पास बैठ गया। अघोरी के हाथ घुमाते ही कुंड में खुद ब खुद आग प्रज्वलित हो गई। बॉबी को कुंड के पास बैठाकर पूछा, अगर थोड़ी सी भी भूल हुई तो जीवन की आखिरी भूल हो। मैंने सोच लिया है, मैं सब करने को तैयार हूँ। अघोरी ने बॉबी को शर्त बताकर गौतम की दफनाई लाश का गोश्त लाने को कहा। बॉबी शैतान से इतना प्रभावित हो चुका था कि उसने गौतम की लाश को खोद कर निकाला और उसके गोश्त के साथ साथ उसका सिर भी काट लिया और शैतान को भेंट कर दिया। ये देख अघोरी प्रभावित हुआ और बॉबी से कुछ मांगने को कहा। बॉबी ने गौतम के कटे सिर की तरफ इशारा करके कहा, मैं इसकी होटल का मालिक बनना चाहता हूँ और अपराध की अंडरवर्ल्ड दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। और फिर समझौते की अगली ही सुबह गौतम के घर में सिलेंडर फट गया और पूरा परिवार एक बार में ही जलकर मर गया। और फिर बॉबी ने होटल पर कब्जा कर लिया। शैतान के समझौते के बाद बॉबी बेलगाम घोड़े सा हो गया। एक ही दिन में लाखों की ड्रग्स की तस्करी करने लगा और बेशुमार पैसा कमाने लगा। जो भी उसके रास्ते में आता वो उसे मार देता। एक रात बॉबी तस्करी के लिए जा रहा था, तभी चेक पोस्ट पर पुलिस ने उसकी गाड़ी रुकवाई और गाड़ी की तलाशी के लिए कहा। पहले बॉबी ने समझाने की कोशिश की कि गाड़ी में कुछ नहीं है, लेकिन वो फिर भी नहीं माना। तो बॉबी ने गाड़ी की डिक्की खोल दी। डिक्की में ड्रग्स का ढेर देख हवलदार की आंखें फटी रह गई। हवलदार बाकी पुलिस वालों को इत्तला करने के लिए मुड़ा तो बॉबी ठीक उसके पीछे खड़ा था और देखते ही देखते उसका रूप बदलने लगा। उसके सींग निकल आए और चेहरा लाल हो गया। उसका भयावह रूप देख हवलदार चीख पाता उससे पहले ही बॉबी ने उसे जानवर की तरह नोच डाला और वहां से निकल गया। इसी तरह एक एक करके उसने अपने खिलाफ के सभी लोगों को मार डाला। अंडरवर्ल्ड की दुनिया का किंग बनने के बाद बॉबी अय्याशी में इतना डूब गया कि उसने शैतान की भेंट चढ़ाना ही बंद कर दिया। उसके धीरे धीरे शैतान बॉबी पर हावी होने लगा और शैतान बॉबी के जरिए इंसानों को मारने लगा। और सारी हदें तो तब पार हुई जब इंसानी गोश्त के तलब में उसने अपनी ही माँ को मार दिया और उसके बाद अपने पिता और परिवार को खत्म कर दिया। ये सब होता देख बॉबी ने आपा खो दिया। उसने अपने काम से दूरी बना ली। सारा दिन खुद को कमरे में कैद करके रखता, लेकिन फिर भी शैतान ने उसको नहीं बख्शा। वो घबरा गया और उसी अघोरी के पास गया। जाते ही बॉबी उसके पैरों में पड़ गया। बाबा, मुझे इस शैतान से मुक्ति चाहिए। मुझे आजादी चाहिए। इसके लिए मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था कि तुम्हें सारी शर्तें माननी होगी। गलती हो गई, लेकिन अब मुझे इससे दूर जाना है। ये सब मैं नहीं कर पाऊंगा बाबा, नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक विधि से गुजरना होगा। मैं तैयार हूँ, मैं सब करने को तैयार हूँ बाबा। हाँ। और फिर
अघोरी ने कुंड में आग लगाकर विधि करना शुरू किया। विधि करते करते अघोरी ने बॉबी के सिर को काले कपड़े से ढक दिया और कहा, अपनी आंखें बंद रखना, जब तक मैं नहीं कहता आंखें नहीं खोलना, वरना विधि भंग हो जाएगी। फिर अघोरी बॉबी के चारों तरफ घूमने लगा और उसके पीछे जाकर ठीक चोटी वाली जगह पर एक बड़ी कील गाड़ दी। ये देख बॉबी जोर से चीखा। ये क्या किया तुमने मेरे साथ? आजादी, आजादी दी है तुमने मुझे। अब मेरी जगह तुम यहाँ कैद रहोगी। अब ये जंगल ही तेरा घर है। और अघोरी अदृश्य होने लगा। नहीं, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? रुको, रुको। अब इंतजार कर तेरे जैसे ही किसी अगले मुसाफिर का। नहीं, नहीं, नहीं। ब्लडी विच इंग्लैंड के 2 टाउन यॉर्क और हैम्स्टर टाउन को विभाजित करता ये खतरनाक सीवर एक भयानक बीच के लिए जाना जाता था। इस सीवर के उस पार यॉर्क टाउन था तो इस पार हैम्स्टर टाउन था। सीवर के घुमाव की वजह से रास्ते इतने फूटे थे कि अनजान व्यक्ति धोखा खा जाते थे। शायद इसीलिए वहां के लोगों ने इसी भूल भुलैया के चलते इसका नाम सर्किल सीवर रख दिया था। पर यह ज्यादा मशहूर था उस बीच के चलते। चांदनी रात फैली हुई थी। चार्ल्स सीवर के उस पार के किसी टाउन से लौट रहा था। चांदनी रात की रोशनी में उसने देखा बगुले पक्षी के जैसे सफेद वस्त्र में अप्सरा की तरह दिखने वाली एक युवती उसी की तरफ बढ़ी आ रही थी। उसने सीवर पार करने के लिए अभी अपना पैर ब्रिज पर रखा ही था कि ब्रिज के बीच पानी में अजीब सी आवाज उसे आसपास महसूस होने लगी। वो युवती करीब आ गई और चार्ल्स से बोली, मुझे जरा सहारा देकर सीवर पार करा दे तो बहुत मेहरबानी होगी। चार्ल्स अभी कुंवारा लड़का था। युवती के हाथों के स्पर्श से ही उसके तन में बिजली सी दौड़ गई। उसकी धड़कन बढ़ गई थी। वो बोला, आओ ना, संभल के, मेरी बाह थाम लो। चार्ल्स बोला। दोनों तरफ सीवर का पानी उधम मचा रहा था। युवती ने मुस्कुराते हुए उसकी कलाई अपनी कलाई में थाम ली। मगर ये क्या? चार्ल्स को लगा सैकड़ों कांटे एक साथ उसकी हथेली में चुभ गए हो। वो युवती की कलाई झटकते हुए दर्द से तिलमिला उठा। क्या हुआ? इतना तड़प क्यों रहे हो? युवती बोली। मगर चार्ल्स को काटो तो खून नहीं। वो डरता सहमता हकलाती आवाज में बोला, कुछ नहीं, पैरों में कोई चीज चुभ गई थी। कभी किसी से, मेरा मतलब है, प्यार व्यार किया है या नहीं? युवती बोली। जी, अभी तक तो ऐसा मौका नहीं मिला। चार्ल्स शर्माते हुए सर झुकाए बोला, कोई बात नहीं, आज जी भरकर प्यार करेंगे। ये रात रोज रोज कहाँ आती है। बेचारी चार्ल्स ने डर या कामुकतावश हामी भर दी। ब्रिज के बीच भाग में आते ही युवती ने अपने जिस्म को कपड़ों से आजाद कर दिया। कसी जांघों मदमाते जिस्म को देखते ही चार्ल्स आगे बढ़ा और युवती को अपनी बाहों में कसते हुए उस ब्रिज पर लिटा दिया। तभी एक तेज सनसनाती हवा उठी और उतने दायरे में अंधकार फैला गई। गीदड़ों की आवाजें तेज हो उठी। चार्ल्स युवती के बदन से खेल रहा था और वो युवती चार्ल्स की पीठ सहला रही थी। मगर ये क्या? अब युवती के वो खूबसूरत हाथ अचानक बदल गए। उनमें बाल उगने शुरू होने लगे और अंगुलियों में लंबे मोटे नाखून उभरने लगे थे। वो इस बीच अपनी असली अवस्था में आ गई थी। बड़ा भयानक काला सा चेहरा था उसका। तभी ब्रिज पर कुछ लोगों के चलने की आहट सुनाई दी। टाउन के कई लोग हाथों में टॉर्च लिए जोर जोर से चार्ल्स को आवाज देते इधर को ही आ रहे थे। लगता है तुम्हारे घर वाले हैं। ये नहीं आए होते तो आज हमारा संगम सदा के लिए हो गया होता। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। हम फिर यहीं मिलेंगे। चार्ल्स शायद उस बिच की असली सूरत से अभी भी अनजान था। इसी को कहते हैं हवस में अंधा हो जाना। वो बिच घबरा गई। उसने चार्ल्स को एक तेज झटका दिया और चार्ल्स एक तरफ लुढ़क गया और वो बिच खिसियानी हंसी हंसती वहां से गायब हो गई। चार्ल्स विक्षिप्त सा खड़ा था।
तभी टाउन वालों के साथ उसका पिता हंट चार्ल्स को झकझोरता हुआ बोला, चार्ल्स, तुम यहाँ इस सीवर के बीच बने ब्रिज पर क्या कर रहे हो? तुम्हें शाम तक घर आना था ना। वो मैं रास्ता भूल गया था। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? डैडी, मैं सच बोल रहा हूँ। चार्ल्स, तू नहीं जानता ये कितनी मनहूस जगह है। सब लोग चार्ल्स को घेरे उसे घर लाए, मगर चार्ल्स परिवार और टाउन वालों को अब हर रात परेशान करने लगा। वो सीवर की तरफ भागता, लोग उसे पकड़ कर लाते। टाउन वाले जान चुके थे कि सर्किल सीवर के बीच इस पर प्रभाव जमा चुकी है। एक दिन चार्ल्स का दोस्त मैक्स उससे मिला। यार, तू घर वालों को रोज परेशान कर रहा है, बात क्या है? लोगों में चर्चा है कि तेरे ऊपर सीवर की बीच प्रभाव जमा चुकी है। ये टाउन वाले ना कितने बेवकूफ है। चुड़ैल होती है क्या? अगर होती है तो आज की रात मैं भी देखूंगा कि वो होती कैसी है। तेरा क्या मानना है चार्ल्स? सीवर के ब्रिज के पास रात में एक खूबसूरत लड़की मुझसे मिलती है। सच? हाँ यार, सच। और ये कहकर चार्ल्स घर चला गया, मगर मैक्स की कामुकता उसे सीवर पर जाने के लिए मजबूर करने लगी। अब रात अपना जलवा बिखेरने लगी थी। मैक्स सर्किल सीवर की तरफ बढ़ चला। रास्ते में एक काले रंग का भयानक पक्षी पंख फैलाए एक अजीब आवाज भरता अचानक से उसके ऊपर से गुजरा। मैक्स को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों में मन भर लोहे की वजनी वस्तु को पहना दिया हो और उसके पैर बढ़ ही नहीं रहे हो। अभी वो इस बात को सोच ही रहा था कि सामने से एक आवाज आई। वहां सफेद लिबास में एक खूबसूरत युवती खड़ी थी। उसने मैक्स की ओर देखकर कहा, तो तू उसकी बातों में आकर अपनी मौत के मुंह में आ गया। शायद तुझे पता नहीं था कि हमारे भी उसूल होते हैं। हम जब तक अपने जख्मी शिकार को सदा के लिए सुला नहीं लेते, तब तक दूसरे शिकार पर हाथ नहीं फेरते। अचानक वो युवती पीछे की तरफ देखकर एक भयानक तरीके से चीखी। उस चीख ने मैक्स का जैसे कलेजा चीर कर रख दिया। वो अचानक पीछे को मुड़ी। हवा तेज चलने लगी। गीदड़ों की आवाजें उस खामोशी को चीरने लगी। युवती के बाल उसके हिप तक लहरा रहे थे और मैक्स उसका ये अंदाज देखकर आकर्षित हुए बगैर नहीं रह सका। वो आगे बढ़ा, करीब पहुंचा और जो ही उसने अपनी बाहों में युवती को लेना चाहा, युवती उसकी तरफ घूम गई और मैक्स के मुंह से भयानक चीख निकल गई। बड़ा डरावना दृश्य था वो। युवती के चेहरे पर बहते हुए फोड़े ही फोड़े उगाए थे। उसके मुंह के लंबे चमकते दांत बाहर को निकल पड़े थे। मैक्स चीखते हुए बदहवास ब्रिज से टाउन की तरफ भागा, मगर कहां तक? उस डरावनी बिच ने एक बड़े आकार का चमगादड़ नुमा पक्षी का रूप ले लिया और मैक्स के पीछे झपट पड़ी। मैक्स ब्रिज पार करने ही वाला था कि पक्षी का रूप धारण किए हुए बिच ने अपने पंखों से मैक्स को जोरदार धक्का दिया और मैक्स तेज बहते सीवर की गहराई में चला गया। आकाश में उस पक्षी के 3 स्वर सुनाई दिए, चिन चिन चिंच। शायद ये उसकी विजय का प्रतीक था। पूरे टाउन में लोगों की भीड़ लगी थी। मैक्स का शरीर पानी में तैर रहा था। सारा टाउन शोक के आलम में था। मैक्स के मरने के बाद चार्ल्स के पिता हंट की परेशानी बढ़ गई थी। वो चार्ल्स को उस बिच से बचाने की कवायद शुरू कर देता है। वो इसी सिलसिले में चर्च के फादर फेडरिक के पास गया था। फादर चर्च के अंदर प्रे करने में व्यस्त थे। हे गॉड, इस शैतानी बीच से तू हमारी हिफाजत कर। तभी फादर की नजर हंट पर गई, जो फादर को ही देख रहा था। तुम यहाँ कैसे? फादर फेडरिक, प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए। मेरा वो इकलौता सहारा है। प्लीज फादर। बचाया उससे जाया जाता है जो जिंदा हो। माय सन, जो पहले से ही मर चुका हो उसे कैसे बचा सकता हूँ मैं? ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा बेटा चार्ल्स अभी जिंदा है। हंट की बात सुनकर फादर चिल्लाकर बोले, नहीं, तुम्हारा बेटा तो उसी वक्त मर चुका था जिस वक्त वो उस बीच के साथ संबंध बना रहा था। लेकिन फादर, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। वो अपने घर पर ही आता जाता रहता है। अगर वो मर चुका होता तो ऐसे कैसे संभव हो पाता? मेरी बात का यकीन मानो माय सन, तुम्हारा बेटा मर चुका है। वह बीच उसे उसी अपनी दुनिया में ले गई है। तुम्हारे बेटे ने ही अपने दोस्त मैक्स की जान ली है और अब वो दोनों पता नहीं कितने लोगों की जान लेंगे। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आता तो चलो मेरे साथ। तुम स्वयं अपनी आंखों से क्यों नहीं देख लेते? और इधर चार्ल्स और युवती दोनों मिलकर हंस रहे थे और चार्ल्स के चेहरे पर शैतानियत झलक रही थी।
सच बताओ चार्ल्स, क्या तुम पर अभी तक किसी को शक नहीं हुआ कि तुम मेरी तरह मर चुके हो? नहीं, अभी तक किसी को नहीं। जिस तरह तुम मैक्स को यहाँ पर लेकर आए थे, अब तुम्हें हर रोज एक नए इंसान को यहाँ लेकर आना है। इंसानों का खून मुझे ताकत देता है और अब तुम्हें भी इसकी जरूरत पड़ेगी। तब वहां फादर फेडरिक और हंट एक साथ पहुंच गए। हंट ने अपनी आंखों से अपने बेटे चार्ल्स का चेहरा देख लिया था, जो कि इस वक्त किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था, और फादर ने चीख कर कहा, दूर हट जा ब्लडी बीच, दुष्ट! इस गंदे सीवर में रहने वाली शैतानी बीच, हम तेरी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होने देंगे। फादर की ये बात सुनकर वो युवती और चार्ल्स दोनों हंसने लगे। तभी फादर मुंह से कुछ पढ़ने लगे। जैसे जैसे वो पढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे वो युवती और चार्ल्स एक भयानक रूप इख्तियार करने लगे। उस युवती ने खौफनाक खूनी चुड़ैल का रूप धर लिया और चार्ल्स भी एक दरिंदे की शक्ल में आ गया था। उसने फादर को एक जोरदार धक्का दे दिया। फादर उसके प्रतिघात से आहत बेहोश हो गए। चुड़ैल सीधे चार्ल्स के पापा के पास पहुंची। तू हम दोनों को मारना चाहता है ना? आज मैं तेरी जिंदगी छीन लेती हूँ। तभी अचानक फादर को होश आ गया और उन्होंने अपनी जेब से चर्च का होली वाटर निकाला और कहा, हंट, ये होली वाटर दोनों के ऊपर जल्दी फेंको, वरना ये सबको मारकर अपनी दुनिया में शामिल कर लेंगे। हंट ने फादर के हाथ से होली वाटर लेकर तुरंत दोनों के ऊपर फेंक दिया। होली वाटर गिरते ही अचानक उस युवती यानी बिच का और चार्ल्स का जिस्म चल उठा। उन दोनों के मुंह से एक अजीब चीख निकली और देखते ही देखते वो दोनों सीवर के पानी में समा गए। पिशाचों का मेला। ये कहानी हिल स्टेशन धौला कुआं के एक कस्बे की है, जो मेलों की संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। 3 महीनों के दिन में बिल्कुल अलग अलग तरह के मेले लगते हैं, लेकिन सूर्यास्त होने से पहले शहर पूरी तरह से खंडहर जैसा खाली लगता है, क्योंकि वहां की एक कहानी मशहूर है कि इन 3 महीनों में रात को भी मेला लगता है, जिसे वैम्पायर्स फेयर, पिशाचों का मेला कहा जाता है। अगर कोई इसे देखेगा तो वो इंसान कभी नहीं दिखेगा। विदेशों से बहुत सारे पत्रकारों ने भी इस पर रिपोर्ट की है। वैसे ही एक गूंगा विदेशी अखबार और मैगजीन रिपोर्टर एलेक्स मार्टिन भी एक स्थानीय साहसी गाइड भद्रा के साथ मिलकर इस मेले के सच को जानने में जुट जाते हैं। भद्रा अपनी पत्नी और 7 साल की बेटी की तलाश में है, जो एक रात को मेले को देखने के बाद गायब हो गए थे। धौला कुआं के दिन भर के मेले देखने और उसमें घूमने वो दोनों निकले, जिनमें वो उन मेलों के दुकानदारों से मिले और मार्टिन ने जो सवाल भद्रा को लिख कर दिए वो ही उसने उन दुकानदारों से पूछे और मार्टिन वीडियो रिकॉर्डिंग करता रहा। जब शाम 5 बजे सारे मेले बंद होकर लोग जाने लगे, तब सड़क किनारे लगी गाड़ी के सहारे कस्बे की घाटी किनारे चाय के स्टॉल पर चुस्की लगाते मार्टिन ने इशारों में कुछ कहा। भद्रा साहब क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं, एक बात देखी मैंने कि मेलों के कई दुकानदार और औरतें बहुत खूबसूरत है, बड़े सफेद है। तो भद्रा कहो इन्हें कि वो सब पिशाच है, इसलिए इनकी दुकानें सूर्य से उल्टी दिशा में है, जिनमें सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती। भद्रा ने जैसे ही मार्टिन को बताया तो उसने चाय की गिलास फेंका और कैमरा बाहर निकालकर रिकॉर्डिंग देखनी शुरू की, और वो हैरान हो गया। इशारे से भद्रा को बुलाकर दिखाया और देखता है कि दुकानदारों की सिर्फ आवाज आ रही है, वो दिख नहीं रहे हैं। उनके अंदर जरा डर भर गया और भद्रा वहां दूर पहाड़ी की चोटी से पहले अपनी कार को छुपाकर पार्क करता है, जहां से 5 किलोमीटर दूर पिशाचों का मेला लगता है। और छुपकर एक बार उसने देखा था अपने परिवार को ढूंढने के लिए, और जरा सा बच गया, वरना पिशाचों के जमावड़े का शिकार हो जाता। छुपने के लिए एक पहाड़ी है, जहां छिपकर खड़े हुए वो नीचे एक पहाड़ों के बीच मैदान में टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि अचानक लोगों का जमावड़ा लगने लगा, जिनमें कई चेहरे देखकर वो दोनों दंग रह गए। जो वो दुकानदार थे और उनका वीडियो नहीं दिखा। दोनों पसीने से लथपथ डर से देख रहे हैं कि इंसानों ने पिशाचों का रूप ले लिया है। अंधेरे में उनकी आंखें चमक रही हैं बस, और अब वो 25 से ज्यादा इंसानों को बीच मैदान में ले आए और अपने दांतों को लंबा कर बढ़ाया, फिर सबकी गर्दन पर काटकर खून चूस गए। सब लाशों की तरह गिरे और चंद पलों में उठकर खड़े होकर चीखने लगे। वो सब भी पिशाच बन गए। ये मंजर देखकर मार्टिन रह नहीं पाया और उसे पता ही नहीं चला कि उसका पेशाब निकल गया, जो पहाड़ी से बहता नीचे आया।
जिसकी दुर्गंध ने पिशाचों को मुस्तैद कर दिया और वो सब एक झटके में परिंदों की तरह हवा में उड़ने लगे। तब तक भद्रा मार्टिन को पकड़कर कार तक ले गया, जिसमें बैठकर मार्टिन अपनी पतलून बदल रहा था और भद्रा धीमी आवाज में उसे डांट रहा था। जब इतना डरते हो तो आए क्यों? अभी दोनों मर जाते, अरे पिशाच बन जाते। पीछे से भद्रा को आवाज आई। भद्रा पलटा और देखा कि उसकी बच्ची खड़ी है। वो उसकी तरफ भागा और घुटनों पर बैठकर बेटी को गले लगाकर रोने लगा। रोते हुए गले लगे हुए नजर पड़ी कि उसकी बीवी क्रूर मुस्कान के साथ पास आ रही है, जो अब पिशाच है। भद्रा बेटी से दूर होने लगता है कि बेटी उसकी गर्दन पर काट जाती है और खून चूसने लगती है। मार्टिन ये देखकर कार की ड्राइविंग सीट पर चुपके से बैठा और कार को रिवर्स लेकर आगे भाग गया। घाटियों से रफ्तार में कार को भगाते हुए जो अंधेरे में डर का एहसास हो रहा है, और वो बढ़ा जब सारे पिशाच उड़ते हुए कार के पास और पूरी घाटी में अपनी डरावनी चीखों के साथ हवा में मंडराने लगे। भागती हुई कार के सामने एकदम से एक पिशाच भागकर आया और टकरा गया, जिससे गाड़ी रफ्तार में घाटी की तरफ जाने लगी और मार्टिन बाहर कूदा और देखा कि गाड़ी ऊपर से उछली शहर की घाटी में और आग से झुलसती हुई कार में से वो पिशाच बाहर हवा में आया। कार नीचे गिरकर विस्फोट हुई, जिसकी रोशनी में उसे पिशाच का चेहरा दिखा, जो भद्रा था। अब मार्टिन भागने लगा, जिसके पीछे पिशाच पड़े हैं। कस्बे की संकरी गलियों में छिपने लगा, पर उसके पसीने की बदबू और चोट से निकलते खून की खुशबू पिशाचों को उससे दूर नहीं कर पा रही है। गलियों में एक घर की खिड़की से धुआं आ रहा था, जिसका दरवाजा भी खुला था, और वो उसमें डरते हुआ हांफता अंदर घुस गया और जमीन पर गिरा, जहां देखा कि एक आदमी जो कि काली मां का हवन कर रहा है, जिसके मंत्रों ने पीछे पड़े पिशाचों को भस्म कर दिया, जो पीछे तक आए थे, और बाकियों ने उनको भस्म होते देखा और वहां से उड़ गया। मार्टिन बेहोश हुआ और जब होश में आया तो वो बिस्तर पर था और बाबा ने उसको काढ़ा दिया। मार्टिन इशारों से बताने लगा और बाबा ने रोकते हुए कहा, मुझे सब पता है, हमेशा से कहते आया था इस कस्बे के लोगों से, पर उन्होंने जगह खाली नहीं की, कुछ पैसों के लिए, और मुझे पागल बाबा कहने लगे। और आज मैं ही अकेला हूँ जिसके बनाए तावीज धोला कुआं के हर एक एक बंदे के गले में बंधे हैं। मार्टिन इशारे में भद्रा के बारे में बताता है और बाबा, भद्रा अकेला था जो हमेशा मुझ में विश्वास रखता था, पर 2 साल पहले अपनी पत्नी और बच्ची की खोज में गायब हो गया। अब जो तेरे साथ था वो भद्रा की आत्मा थी। मार्टिन अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और फोटो देखने लगता है जो भद्रा के साथ थी। देखते समय ही फोटो में से भद्रा गायब होने लगता है। देखा बेटा, हुआ गायब भद्रा। वह ऐसे कई यात्रियों को रात के मेले तक पहुंचाता है, क्योंकि वो अब खुद पिशाचों का राजा है। मेरी उससे कई बार मुठभेड़ हुई है। तब अचानक से भद्रा की आवाज आती है, खौफनाक और भारी। बाबा, मार्टिन को लेकर बाहर आ जा, वो भी किसी मंत्र तंत्र और यंत्र के बिना, वरना मैं इन हाथ लगे यात्रियों को मार डालूंगा। मार्टिन डर से मना करते हुए पीछे सरकता है पलंग पर। तब बाबा, चिंता ना कर बेटा, माँ काली हमारे साथ है। दोनों कस्बे के चौक पर पहुंचे और देखा कि कुछ यात्रियों को बंधन में बांधे भद्रा हवा में है और बड़ा भयानक दिख रहा है, और अब बहुत सारे पिशाच भी हवा में मंडरा रहे हैं और धरती को घेर लिया है सबको। अब एक एक पिशाच एक एक यात्री को दबोच कर खून चूस रहा है और वो लाश से पिशाच बन रहे हैं। भद्रा ने हाथ के इशारे से मार्टिन को हवा में ले लिया और अपने पास लाकर गला पकड़ा। यहाँ नीचे वो यात्री मारे जा रहे हैं, ऊपर मार्टिन की जान भद्रा के हाथ में है। ये देख बाबा अपने गले की माला निकालकर तोड़ता है और उसके मन के चारों दिशाओं में उछालता है, जिससे वो सब पिशाच तड़पने लगते हैं और धीरे धीरे भस्म होकर राख बन जाते हैं, जिनमें भद्रा के बीवी बच्ची भी है। ये देख भद्रा गुस्से में बाबा को हवा में लेकर दूसरे हाथ से गला दबोचता है। अब एक पंजे में बाबा और दूसरे में मार्टिन है, और अंधेरी रात में नीचे बचे हुए यात्रियों के रोने की आवाजों के बीच एकदम से भद्रा का पिशाची शरीर पैरों की तरफ से जलना शुरू होता है और वो चीखता है। फिर एक हाथ से निकालकर भद्रा पर गिरा रहा है और दूसरे हाथ की तरफ बाबा पर नजर जाती है। भद्रा की जिसकी खूनी लाल आंखों से आंसू गिर रहा है और देख रहा है कि बाबा अपने कुर्ते के जेब से हवन की भस्म राख निकालकर भद्रा पर गिरा रहा है। उसकी वजह से ही भद्रा जल रहा है, और बाबा को भी छोड़ दिया जो जमीन पर गिरा, और ऊपर देखा तो भद्रा जलता हुआ
जिसकी लाल आंखों में आंसू है, पर चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान देकर वो भी भस्म हुआ। ये देखते हुए बाबा बोला, अब धौला कुआं से पिशाचों का मेला खत्म। तभी पीछे से बाबा की गर्दन से खून निकलता है। मार्टिन पिशाच बन गया है और बाबा का खून चूस कर जमीन पर धक्का देकर बोलता है, अभी नहीं बाबा, अब तो और भी भयानक पिशाचों का मेला लगेगा और तुम भी देखोगे। जब बाबा मन के तोड़ रहा था तब हवा में भद्रा मार्टिन का खून चूस रहा था, इसलिए बाबा ने वो नहीं देखा और भद्रा ने बाबा को माला तोड़ते नहीं देखा। बाबा की आंखें बंद और कुछ पल में वो भी वापस खड़ा और पिशाच बनकर मार्टिन संग उड़ा। ब्लडी विच। इंग्लैंड के 2 टाउन यॉर्क और हैम्स्टर टाउन को विभाजित करता ये खतरनाक सीवर एक भयानक बीच के लिए जाना जाता था। इस सीवर के उस पार यॉर्क टाउन था तो इस पार हैम्स्टर टाउन था। सीवर के घुमाव की वजह से रास्ते इतने फूटे थे कि अनजान व्यक्ति धोखा खा जाते थे। शायद इसीलिए वहां के लोगों ने इसी भूल भुलैया के चलते इसका नाम सर्किल सीवर रख दिया था, पर यह ज्यादा मशहूर था उस बीच के चलते। चांदनी रात फैली हुई थी। चार्ल्स सीवर के उस पार के किसी टाउन से लौट रहा था। चांदनी रात की रोशनी में उसने देखा बगुले पक्षी के जैसे सफेद वस्त्र में अप्सरा की तरह दिखने वाली एक युवती उसी की तरफ बढ़ी आ रही थी। उसने सीवर पार करने के लिए अभी अपना पैर ब्रिज पर रखा ही था कि ब्रिज के बीच पानी में अजीब सी आवाज उसे आसपास महसूस होने लगी। वो युवती करीब आ गई और चार्ल्स से बोली, मुझे जरा सहारा देकर सीवर पार करा दे तो बहुत मेहरबानी होगी। चार्ल्स अभी कुंवारा लड़का था। युवती के हाथों के स्पर्श से ही उसके तन में बिजली सी दौड़ गई। उसकी धड़कन बढ़ गई थी। वो बोला, आओ ना, संभल के, मेरी बाह थाम लो। चार्ल्स बोला। दोनों तरफ सीवर का पानी उधम मचा रहा था। युवती ने मुस्कुराते हुए उसकी कलाई अपनी कलाई में थाम ली। मगर ये क्या? चार्ल्स को लगा सैकड़ों कांटे एक साथ उसकी हथेली में चुभ गए हो। वो युवती की कलाई झटकते हुए दर्द से तिलमिला उठा। क्या हुआ? इतना तड़प क्यों रहे हो? युवती बोली। मगर चार्ल्स को काटो तो खून नहीं। वो डरता सहमता हकलाती आवाज में बोला, कुछ नहीं, पैरों में कोई चीज चुभ गई थी। कभी किसी से, मेरा मतलब है, प्यार व्यार किया है या नहीं? युवती बोली। जी, अभी तक तो ऐसा मौका नहीं मिला। चार्ल्स शर्माते हुए सर झुकाए बोला, कोई बात नहीं, आज जी भर कर प्यार करेंगे। ये रात रोज रोज कहाँ आती है। बेचारी चार्ल्स ने डर या कामुकतावश हामी भर दी। ब्रिज के बीच भाग में आते ही युवती ने अपने जिस्म को कपड़ों से आजाद कर दिया। कसी जांघों मदमाते जिस्म को देखते ही चार्ल्स आगे बढ़ा और युवती को अपनी बाहों में कसते हुए उस ब्रिज पर लिटा दिया। तभी एक तेज सनसनाती हवा उठी और उतने दायरे में अंधकार फैला गई। गीदड़ों की आवाजें तेज हो उठी। चार्ल्स युवती के बदन से खेल रहा था और वो युवती चार्ल्स की पीठ सहला रही थी। मगर ये क्या? अब युवती के वो खूबसूरत हाथ अचानक बदल गए। उनमें बाल उगने शुरू होने लगे और अंगुलियों में लंबे मोटे नाखून उभरने लगे थे। वो इस बीच अपनी असली अवस्था में आ गई थी। बड़ा भयानक काला सा चेहरा था उसका। तभी ब्रिज पर कुछ लोगों के चलने की आहट सुनाई दी। टाउन के कई लोग हाथों में टॉर्च लिए जोर जोर से चार्ल्स को आवाज देते इधर को ही आ रहे थे। लगता है तुम्हारे घर वाले हैं। ये नहीं आए होते तो आज हमारा संगम सदा के लिए हो गया होता। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। हम फिर यहीं मिलेंगे। चार्ल्स शायद उस बिच की असली सूरत से अभी भी अनजान था। इसी को कहते हैं हवस में अंधा हो जाना। वो बिच घबरा गई। उसने चार्ल्स को एक तेज झटका दिया और चार्ल्स एक तरफ लुढ़क गया और वो बिच खिसियानी हंसी हंसती वहां से गायब हो गई। चार्ल्स विक्षिप्त सा खड़ा था। तभी टाउन वालों के साथ उसका पिता हंट चार्ल्स को झकझोरता हुआ बोला, चार्ल्स, तुम यहाँ इस सीवर के बीच बने ब्रिज पर क्या कर रहे हो? तुम्हें शाम तक घर आना था ना। वो, मैं रास्ता भूल गया था। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? डैडी, मैं सच बोल रहा हूँ। चार्ल्स, तू नहीं जानता ये कितनी मनहूस जगह है। सब लोग चार्ल्स को घेरे उसे घर लाए। मगर चार्ल्स परिवार और टाउन वालों को अब हर रात परेशान करने लगा। वो सीवर की तरफ भागता। लोग उसे पकड़ कर लाते। टाउन वाले जान चुके थे कि सर्किल सीवर की बिच इस पर प्रभाव जमा चुकी है। एक दिन चार्ल्स का दोस्त मैक्स उससे मिला। यार, तू घर वालों को रोज परेशान कर रहा है। बात क्या है?
लोगों में चर्चा है कि तेरे ऊपर सीवर की बीज प्रभाव जमा चुकी है। ये टाउन वाले ना कितने बेवकूफ है। चुड़ैल होती है क्या? अगर होती है तो आज की रात मैं भी देखूंगा कि वो होती कैसी है। तेरा क्या मानना है चार्ल्स? सिवर के ब्रिज के पास रात में एक खूबसूरत लड़की मुझसे मिलती है। सच? हाँ यार सच। और ये कहकर चार्ल्स घर चला गया। मगर मैक्स की कामुकता उसे सीवर पर जाने के लिए मजबूर करने लगी। अब रात अपना जलवा बिखेरने लगी थी। मैक्स सर्किल सीवर की तरफ बढ़ चला। रास्ते में एक काले रंग का भयानक पक्षी पंख फैलाए एक अजीब आवाज भरता अचानक से उसके ऊपर से गुजरा। मैक्स को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों में मन भर लोहे की वजनी वस्तु को पहना दिया हो और उसके पैर बढ़ ही नहीं रहे हो। अभी वो इस बात को सोच ही रहा था कि सामने से एक आवाज आई। वहां सफेद लिबास में एक खूबसूरत युवती खड़ी थी। उसने मैक्स की ओर देखकर कहा, तो तू उसकी बातों में आकर अपनी मौत के मुंह में आ गया। शायद तुझे पता नहीं था कि हमारे भी उसूल होते हैं। हम जब तक अपने जख्मी शिकार को सदा के लिए सुला नहीं लेते तब तक दूसरे शिकार पर हाथ नहीं फेरते। अचानक वो युवती पीछे की तरफ देखकर एक भयानक तरीके से चीखी। उस चीख ने मैक्स का जैसे कलेजा चीर कर रख दिया। वो अचानक पीछे को मुड़ी। हवा तेज चलने लगी। गीदड़ों की आवाजें उस खामोशी को चीरने लगी। युवती के बाल उसके हिप तक लहरा रहे थे और मैक्स उसका ये अंदाज देखकर आकर्षित हुए बगैर नहीं रह सका। वो आगे बढ़ा, करीब पहुंचा और जो ही उसने अपनी बाहों में युवती को लेना चाहा, युवती उसकी तरफ घूम गई और मैक्स के मुंह से भयानक चीख निकल गई। बड़ा डरावना दृश्य था वो। युवती के चेहरे पर बहते हुए फोड़े ही फोड़े उगाए थे। उसके मुंह के लंबे चमकते दांत बाहर को निकल पड़े थे। मैक्स चीखते हुए बदहवास ब्रिज से टाउन की तरफ भागा, मगर कहां तक? उस डरावनी बिच ने एक बड़े आकार का चमगादड़ नुमा पक्षी का रूप ले लिया और मैक्स के पीछे झपट पड़ी। मैक्स ब्रिज पार करने ही वाला था कि पक्षी का रूप धारण किए हुए बिच ने अपने पंखों से मैक्स को जोरदार धक्का दिया और मैक्स तेज बहते सीवर की गहराई में चला गया। आकाश में उस पक्षी के 3 स्वर सुनाई दिए, चिन चिन चिंच। शायद ये उसकी विजय का प्रतीक था। पूरे टाउन में लोगों की भीड़ लगी थी। मैक्स का शरीर पानी में तैर रहा था। सारा टाउन शोक के आलम में था। मैक्स के मरने के बाद चार्ल्स के पिता हंट की परेशानी बढ़ गई थी। वो चार्ल्स को उस बिच से बचाने की कवायद शुरू कर देता है। वो इसी सिलसिले में चर्च के फादर फेडरिक के पास गया था। फादर चर्च के अंदर प्रे करने में व्यस्त थे। हे गॉड, इस शैतानी बीच से तू हमारी हिफाजत कर। तभी फादर की नजर हंट पर गई जो फादर को ही देख रहा था। तुम यहाँ कैसे? फादर फेडरिक, प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए। मेरा वो इकलौता सहारा है। प्लीज फादर। बचाया उससे जाया जाता है जो जिंदा हो। माय सन, जो पहले से ही मर चुका हो उसे कैसे बचा सकता हूँ मैं? ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा बेटा चार्ल्स अभी जिंदा है। हंट की बात सुनकर फादर चिल्लाकर बोले, नहीं, तुम्हारा बेटा तो उसी वक्त मर चुका था जिस वक्त वो उस बीच के साथ संबंध बना रहा था। लेकिन फादर, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। वो अपने घर पर ही आता जाता रहता है। अगर वो मर चुका होता तो ऐसे कैसे संभव हो पाता? मेरी बात का यकीन मानो माय सन, तुम्हारा बेटा मर चुका है। वह बीच उसे उसी अपनी दुनिया में ले गई है। तुम्हारे बेटे ने ही अपने दोस्त मैक्स की जान ली है और अब वो दोनों पता नहीं कितने लोगों की जान लेंगे। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आता तो चलो मेरे साथ। तुम स्वयं अपनी आंखों से क्यों नहीं देख लेते? और इधर चार्ल्स और युवती दोनों मिलकर हंस रहे थे और चार्ल्स के चेहरे पर शैतानियत झलक रही थी। सच बताओ चार्ल्स, क्या तुम पर अभी तक किसी को शक नहीं हुआ कि तुम मेरी तरह मर चुके हो? नहीं, अभी तक किसी को नहीं। जिस तरह तुम मैक्स को यहाँ पर लेकर आए थे, अब तुम्हें हर रोज एक नए इंसान को यहाँ लेकर आना है। इंसानों का खून मुझे ताकत देता है और अब तुम्हें भी इसकी जरूरत पड़ेगी। तब वहाँ फादर फेडरिक और हंट एक साथ पहुंच गए। हंट ने अपनी आंखों से अपने बेटे चार्ल्स का चेहरा देख लिया था, जो कि इस वक्त किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। और फादर ने चीख कर कहा, दूर हट जा ब्लडी बीच, दुष्ट। इस गंदे सीवर में रहने वाली शैतानी बीच, हम तेरी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होने देंगे। फादर की ये बात सुनकर वो युवती और चार्ल्स दोनों हंसने लगे।
तभी फादर मुंह से कुछ पढ़ने लगे। जैसे जैसे वो पढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे वो युवती और चार्ल्स एक भयानक रूप इख्तियार करने लगे। उस युवती ने एक खौफनाक खूनी चुड़ैल का रूप धर लिया और चार्ल्स भी एक दरिंदे की शक्ल में आ गया था। उसने फादर को एक जोरदार धक्का दे दिया। फादर उसके प्रतिघात से आहत बेहोश हो गए। चुड़ैल सीधे चार्ल्स के पापा के पास पहुंची। तू हम दोनों को मारना चाहता है ना? आज मैं तेरी जिंदगी छीन लेती हूँ। तभी अचानक फादर को होश आ गया और उन्होंने अपनी जेब से चर्च का होली वाटर निकाला और कहा, हंट, ये होली वाटर दोनों के ऊपर जल्दी फेंको, वरना ये सबको मारकर अपनी दुनिया में शामिल कर लेंगे। हंट ने फादर के हाथ से होली वाटर लेकर तुरंत दोनों के ऊपर फेंक दिया। होली वाटर गिरते ही अचानक उस युवती यानी बिच का और चार्ल्स का जिस्म जल उठा। उन दोनों के मुंह से एक अजीब चीख निकली और देखते ही देखते वो दोनों सीवर के पानी में समा गए। पिशाचों का मेला। ये कहानी हिल स्टेशन धौला कुआं के एक कस्बे की है जो मेलों की संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। 3 महीनों के दिन में बिल्कुल अलग अलग तरह के मेले लगते हैं, लेकिन सूर्यास्त होने से पहले शहर पूरी तरह से खंडहर जैसा खाली लगता है, क्योंकि वहां की एक कहानी मशहूर है कि इन 3 महीनों में रात को भी मेला लगता है, जिसे वैम्पायर्स फेयर, पिशाचों का मेला कहा जाता है। अगर कोई इसे देखेगा तो वो इंसान कभी नहीं दिखेगा। विदेशों से बहुत सारे पत्रकारों ने भी इस पर रिपोर्ट की है। वैसे ही एक गूंगा विदेशी अखबार और मैगजीन रिपोर्टर एलेक्स मार्टिन भी एक स्थानीय साहसी गाइड भद्रा के साथ मिलकर इस मेले के सच को जानने में जुट जाते हैं। भद्रा अपनी पत्नी और 7 साल की बेटी की तलाश में है, जो एक रात को मेले को देखने के बाद गायब हो गए थे। धौला कुआं के दिन भर के मेले देखने और उसमें घूमने वो दोनों निकले, जिनमें वो उन मेलों के दुकानदारों से मिले और मार्टिन ने जो सवाल भद्रा को लिख कर दिए वो ही उसने उन दुकानदारों से पूछे और मार्टिन वीडियो रिकॉर्डिंग करता रहा। जब शाम 5 बजे सारे मेले बंद होकर लोग जाने लगे, तब सड़क किनारे लगी गाड़ी के सहारे कस्बे की घाटी किनारे चाय के स्टॉल पर चुस्की लगाते मार्टिन ने इशारों में कुछ कहा। भद्रा साहब क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं, एक बात देखी मैंने कि मेलों के कई दुकानदार और औरतें बहुत खूबसूरत है, बड़े सफेद है। तो भद्रा कहो इन्हें कि वो सब पिशाच है, इसलिए इनकी दुकानें सूर्य से उल्टी दिशा में है, जिनमें सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती। भद्रा ने जैसे ही मार्टिन को बताया तो उसने चाय की गिलास फेंका और कैमरा बाहर निकालकर रिकॉर्डिंग देखनी शुरू की और वो हैरान हो गया। इशारे से भद्रा को बुलाकर दिखाया और देखता है कि दुकानदारों की सिर्फ आवाज आ रही है, वो दिख नहीं रहे हैं। उनके अंदर जरा डर भर गया और भद्रा वहां दूर पहाड़ी की चोटी से पहले अपनी कार को छुपाकर पार्क करता है, जहां से 5 किलोमीटर दूर पिशाचों का मेला लगता है। और छुपकर एक बार उसने देखा था अपने परिवार को ढूंढने के लिए और जरा सा बच गया, वरना पिशाचों के जमावड़े का शिकार हो जाता। छुपने के लिए एक पहाड़ी है जहां छिपकर खड़े हुए वो नीचे एक पहाड़ों के बीच मैदान में टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि अचानक लोगों का जमावड़ा लगने लगा, जिनमें कई चेहरे देखकर वो दोनों दंग रह गए। जो वो दुकानदार थे और उनका वीडियो नहीं दिखा। दोनों पसीने से लथपथ डर से देख रहे हैं कि इंसानों ने पिशाचों का रूप ले लिया है। अंधेरे में उनकी आंखें चमक रही हैं बस। और अब वो 25 से ज्यादा इंसानों को बीच मैदान में ले आए और अपने दांतों को लंबा कर बढ़ाया, फिर सबकी गर्दन पर काटकर खून चूस गए। सब लाशों की तरह गिरे और चंद पलों में उठकर खड़े होकर चीखने लगे। वो सब भी पिशाच बन गए। ये मंजर देखकर मार्टिन रह नहीं पाया और उसे पता ही नहीं चला कि उसका पेशाब निकल गया, जो पहाड़ी से बहता नीचे आया, जिसकी दुर्गंध ने पिशाचों को मुस्तैद कर दिया और वो सब एक झटके में परिंदों की तरह हवा में उड़ने लगे। तब तक भद्रा मार्टिन को पकड़कर कार तक ले गया, जिसमें बैठकर मार्टिन अपनी पतलून बदल रहा था और भद्रा धीमी आवाज में उसे डांट रहा था। जब इतना डरते हो तो आए क्यों? अभी दोनों मर जाते, अरे पिशाच बन जाते। पीछे से भद्रा को आवाज आई। भद्रा पलटा और देखा कि उसकी बच्ची खड़ी है। वो उसकी तरफ भागा और घुटनों पर बैठकर बेटी को गले लगाकर रोने लगा। रोते हुए गले लगे हुए नजर पड़ी कि उसकी बीवी क्रूर मुस्कान के साथ पास आ रही है, जो अब पिशाच है। भद्रा बेटी से दूर होने लगता है कि बेटी उसकी गर्दन पर काट जाती है और खून चूसने लगती है।
मार्टिन ये देखकर कार की ड्राइविंग सीट पर चुपके से बैठा और कार को रिवर्स लेकर आगे भाग गया। घाटियों से रफ्तार में कार को भगाते हुए जो अंधेरे में डर का एहसास हो रहा है, और वो बढ़ा जब सारे पिशाच उड़ते हुए कार के पास और पूरी घाटी में अपनी डरावनी चीखों के साथ हवा में मंडराने लगे। भागती हुई कार के सामने एकदम से एक पिशाच भागकर आया और टकरा गया, जिससे गाड़ी रफ्तार में घाटी की तरफ जाने लगी और मार्टिन बाहर कूदा और देखा कि गाड़ी ऊपर से उछली शहर की घाटी में और आग से झुलसती हुई कार में से वो पिशाच बाहर हवा में आया। कार नीचे गिरकर विस्फोट हुई, जिसकी रोशनी में उसे पिशाच का चेहरा दिखा जो भद्रा था। अब मार्टिन भागने लगा, जिसके पीछे पिशाच पड़े हैं। कस्बे की संकरी गलियों में छिपने लगा, पर उसके पसीने की बदबू और चोट से निकलते खून की खुशबू पिशाचों को उससे दूर नहीं कर पा रही है। गलियों में एक घर की खिड़की से धुआं आ रहा था, जिसका दरवाजा भी खुला था, और वो उसमें डरता हुआ हांफता अंदर घुस गया और जमीन पर गिरा, जहां देखा कि एक आदमी जो कि काली मां का हवन कर रहा है, जिसके मंत्रों ने पीछे पड़े पिशाचों को भस्म कर दिया, जो पीछे तक आए थे, और बाकियों ने उनको भस्म होते देखा और वहां से उड़ गया। मार्टिन बेहोश हुआ और जब होश में आया तो वो बिस्तर पर था और बाबा ने उसको काढ़ा दिया। मार्टिन इशारों से बताने लगा और बाबा ने रोकते हुए कहा, मुझे सब पता है, हमेशा से कहते आया था इस कस्बे के लोगों से, पर उन्होंने जगह खाली नहीं की, कुछ पैसों के लिए, और मुझे पागल बाबा कहने लगे। और आज मैं ही अकेला हूँ जिसके बनाए तावीज धोला कुआं के हर एक एक बंदे के गले में बंधे हैं। मार्टिन इशारे में भद्रा के बारे में बताता है और बाबा, भद्रा अकेला था जो हमेशा मुझ में विश्वास रखता था, पर 2 साल पहले अपनी पत्नी और बच्ची की खोज में गायब हो गया। अब जो तेरे साथ था वो भद्रा की आत्मा थी। मार्टिन अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और फोटो देखने लगता है जो भद्रा के साथ थी। देखते समय ही फोटो में से भद्रा गायब होने लगता है। देखा बेटा, हुआ गायब भद्रा। वह ऐसे कई यात्रियों को रात के मेले तक पहुंचाता है, क्योंकि वो अब खुद पिशाचों का राजा है। मेरी उससे कई बार मुठभेड़ हुई है। तब अचानक से भद्रा की आवाज आती है, खौफनाक और भारी। बाबा, मार्टिन को लेकर बाहर आ जा, वो भी किसी मंत्र तंत्र और यंत्र के बिना, वरना मैं इन हाथ लगे यात्रियों को मार डालूंगा। मार्टिन डर से मना करते हुए पीछे सरकता है पलंग पर। तब बाबा, चिंता ना कर बेटा, माँ काली हमारे साथ है। दोनों कस्बे के चौक पर पहुंचे और देखा कि कुछ यात्रियों को बंधन में बांधे भद्रा हवा में है और बड़ा भयानक दिख रहा है, और अब बहुत सारे पिशाच भी हवा में मंडरा रहे हैं और धरती को घेर लिया है सबको। अब एक एक पिशाच एक एक यात्री को दबोच कर खून चूस रहा है और वो लाश से पिशाच बन रहे हैं। भद्रा ने हाथ के इशारे से मार्टिन को हवा में ले लिया और अपने पास लाकर गला पकड़ा। यहाँ नीचे वो यात्री मारे जा रहे हैं, ऊपर मार्टिन की जान भद्रा के हाथ में है। ये देख बाबा अपने गले की माला निकालकर तोड़ता है और उसके मन के चारों दिशाओं में उछालता है, जिससे वो सब पिशाच तड़पने लगते हैं और धीरे धीरे भस्म होकर राख बन जाते हैं, जिनमें भद्रा के बीवी बच्ची भी है। ये देख भद्रा गुस्से में बाबा को हवा में लेकर दूसरे हाथ से गला दबोचता है। अब एक पंजे में बाबा और दूसरे में मार्टिन है, और अंधेरी रात में नीचे बचे हुए यात्रियों के रोने की आवाजों के बीच एकदम से भद्रा का पिशाची शरीर पैरों की तरफ से जलना शुरू होता है और वो चीखता है। फिर एक हाथ से निकालकर भद्रा पर गिरा रहा है और दूसरे हाथ की तरफ बाबा पर नजर जाती है। भद्रा की जिसकी खूनी लाल आंखों से आंसू गिर रहा है और देख रहा है कि बाबा अपने कुर्ते के जेब से हवन की भस्म राख निकालकर भद्रा पर गिरा रहा है। उसकी वजह से ही भद्रा जल रहा है और बाबा को भी छोड़ दिया, जो जमीन पर गिरा, और ऊपर देखा तो भद्रा जलता हुआ, जिसकी लाल आंखों में आंसू है, पर चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान देकर वो भी भस्म हुआ। ये देखते हुए बाबा बोला, अब धौला कुआं से पिशाचों का मेला खत्म। तभी पीछे से बाबा की गर्दन से खून निकलता है। मार्टिन पिशाच बन गया है और बाबा का खून चूस कर जमीन पर धक्का देकर बोलता है, अभी नहीं बाबा, अब तो और भी भयानक पिशाचों का मेला लगेगा और तुम भी देखोगे। जब बाबा मन के तोड़ रहा था तब हवा में भद्रा मार्टिन का खून चूस रहा था, इसलिए बाबा ने वो नहीं देखा और भद्रा ने बाबा को माला तोड़ते नहीं देखा। बाबा की आंखें बंद और कुछ पल में वो भी वापस खड़ा और पिशाच बनकर मार्टिन संग उड़ा।
ब्लडी विच। इंग्लैंड के दो टाउन यॉर्क और हैम्स्टर टाउन को विभाजित करता ये खतरनाक सीवर एक भयानक बीच के लिए जाना जाता था। इस सीवर के उस पार यॉर्क टाउन था तो इस पार हैम्स्टर टाउन था। सीवर के घुमाव की वजह से रास्ते इतने फूटे थे कि अनजान व्यक्ति धोखा खा जाते थे। शायद इसीलिए वहां के लोगों ने इसी भूल भुलैया के चलते इसका नाम सर्किल सीवर रख दिया था। पर यह ज्यादा मशहूर था उस बीच के चलते। चांदनी रात फैली हुई थी। चार्ल्स सीवर के उस पार के किसी टाउन से लौट रहा था। चांदनी रात की रोशनी में उसने देखा बगुले पक्षी के जैसे सफेद वस्त्र में अप्सरा की तरह दिखने वाली एक युवती उसी की तरफ बढ़ी आ रही थी। उसने सीवर पार करने के लिए अभी अपना पैर ब्रिज पर रखा ही था कि ब्रिज के बीच पानी में अजीब सी आवाज उसे आसपास महसूस होने लगी। वो युवती करीब आ गई और चार्ल्स से बोली, मुझे जरा सहारा देकर सीवर पार करा दे तो बहुत मेहरबानी होगी। चार्ल्स अभी कुंवारा लड़का था। युवती के हाथों के स्पर्श से ही उसके तन में बिजली सी दौड़ गई। उसकी धड़कन बढ़ गई थी। वो बोला, आओ ना, संभल के, मेरी बाह थाम लो। चार्ल्स बोला। दोनों तरफ सीवर का पानी उधम मचा रहा था। युवती ने मुस्कुराते हुए उसकी कलाई अपनी कलाई में थाम ली। मगर ये क्या? चार्ल्स को लगा सैकड़ों कांटे एक साथ उसकी हथेली में चुभ गए हो। वो युवती की कलाई झटकते हुए दर्द से तिलमिला उठा। क्या हुआ? इतना तड़प क्यों रहे हो? युवती बोली। मगर चार्ल्स को काटो तो खून नहीं। वो डरता सहमता हकलाती आवाज में बोला, कुछ नहीं, पैरों में कोई चीज चुभ गई थी। कभी किसी से, मेरा मतलब है, प्यार व्यार किया है या नहीं? युवती बोली। जी, अभी तक तो ऐसा मौका नहीं मिला। चार्ल्स शर्माते हुए सर झुकाए बोला, कोई बात नहीं, आज जी भर कर प्यार करेंगे। ये रात रोज रोज कहाँ आती है। बेचारी चार्ल्स ने डर या कामुकतावश हामी भर दी। ब्रिज के बीच भाग में आते ही युवती ने अपने जिस्म को कपड़ों से आजाद कर दिया। कसी जांघों मदमाते जिस्म को देखते ही चार्ल्स आगे बढ़ा और युवती को अपनी बाहों में कसते हुए उस ब्रिज पर लिटा दिया। तभी एक तेज सनसनाती हवा उठी और उतने दायरे में अंधकार फैला गई। गीदड़ों की आवाजें तेज हो उठी। चार्ल्स युवती के बदन से खेल रहा था और वो युवती चार्ल्स की पीठ सहला रही थी। मगर ये क्या? अब युवती के वो खूबसूरत हाथ अचानक बदल गए। उनमें बाल उगने शुरू होने लगे और अंगुलियों में लंबे मोटे नाखून उभरने लगे थे। वो इस बीच अपनी असली अवस्था में आ गई थी। बड़ा भयानक काला सा चेहरा था उसका। तभी ब्रिज पर कुछ लोगों के चलने की आहट सुनाई दी। टाउन के कई लोग हाथों में टॉर्च लिए जोर जोर से चार्ल्स को आवाज देते इधर को ही आ रहे थे। लगता है तुम्हारे घर वाले हैं। ये नहीं आए होते तो आज हमारा संगम सदा के लिए हो गया होता। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। हम फिर यहीं मिलेंगे। चार्ल्स शायद उस बिच की असली सूरत से अभी भी अनजान था। इसी को कहते हैं हवस में अंधा हो जाना। वो बिच घबरा गई। उसने चार्ल्स को एक तेज झटका दिया और चार्ल्स एक तरफ लुढ़क गया और वो बिच खिसियानी हंसी हंसती वहां से गायब हो गई। चार्ल्स विक्षिप्त सा खड़ा था। तभी टाउन वालों के साथ उसका पिता हंट चार्ल्स को झकझोरता हुआ बोला, चार्ल्स, तुम यहाँ इस सीवर के बीच बने ब्रिज पर क्या कर रहे हो? तुम्हें शाम तक घर आना था ना। वो, मैं रास्ता भूल गया था। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? डैडी, मैं सच बोल रहा हूँ। चार्ल्स, तू नहीं जानता ये कितनी मनहूस जगह है। सब लोग चार्ल्स को घेरे उसे घर लाए। मगर चार्ल्स परिवार और टाउन वालों को अब हर रात परेशान करने लगा। वो सीवर की तरफ भागता। लोग उसे पकड़ कर लाते। टाउन वाले जान चुके थे कि सर्किल सीवर की बिच इस पर प्रभाव जमा चुकी है। एक दिन चार्ल्स का दोस्त मैक्स उससे मिला। यार, तू घर वालों को रोज परेशान कर रहा है। बात क्या है? लोगों में चर्चा है कि तेरे ऊपर सीवर की बीच प्रभाव जमा चुकी है। ये टाउन वाले ना कितने बेवकूफ है। चुड़ैल होती है क्या? अगर होती है तो आज की रात मैं भी देखूंगा कि वो होती कैसी है। तेरा क्या मानना है चार्ल्स? सीवर के ब्रिज के पास रात में एक खूबसूरत लड़की मुझसे मिलती है। सच? हाँ यार, सच। और ये कहकर चार्ल्स घर चला गया। मगर मैक्स की कामुकता उसे सीवर पर जाने के लिए मजबूर करने लगी। अब रात अपना जलवा बिखेरने लगी थी। मैक्स सर्किल सीवर की तरफ बढ़ चला। रास्ते में एक काले रंग का भयानक पक्षी पंख फैलाए एक अजीब आवाज भरता अचानक से उसके ऊपर से गुजरा।
मैक्स को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों में मन भर लोहे की वजनी वस्तु को पहना दिया हो और उसके पैर बढ़ ही नहीं रहे हो। अभी वो इस बात को सोच ही रहा था कि सामने से एक आवाज आई। वहां सफेद लिबास में एक खूबसूरत युवती खड़ी थी। उसने मैक्स की ओर देखकर कहा, तो तू उसकी बातों में आकर अपनी मौत के मुंह में आ गया। शायद तुझे पता नहीं था कि हमारे भी उसूल होते हैं। हम जब तक अपने जख्मी शिकार को सदा के लिए सुला नहीं लेते, तब तक दूसरे शिकार पर हाथ नहीं फेरते। अचानक वो युवती पीछे की तरफ देखकर एक भयानक तरीके से चीखी। उस चीख ने मैक्स का जैसे कलेजा चीर कर रख दिया। वो अचानक पीछे को मुड़ी। हवा तेज चलने लगी। गीदड़ों की आवाजें उस खामोशी को चीरने लगी। युवती के बाल उसके हिप तक लहरा रहे थे और मैक्स उसका ये अंदाज देखकर आकर्षित हुए बगैर नहीं रह सका। वो आगे बढ़ा, करीब पहुंचा और जो ही उसने अपनी बाहों में युवती को लेना चाहा, युवती उसकी तरफ घूम गई और मैक्स के मुंह से भयानक चीख निकल गई। बड़ा डरावना दृश्य था वो। युवती के चेहरे पर बहते हुए फोड़े ही फोड़े उगाए थे। उसके मुंह के लंबे चमकते दांत बाहर को निकल पड़े थे। मैक्स चीखते हुए बदहवास ब्रिज से टाउन की तरफ भागा, मगर कहां तक? उस डरावनी बिच ने एक बड़े आकार का चमगादड़ नुमा पक्षी का रूप ले लिया और मैक्स के पीछे झपट पड़ी। मैक्स ब्रिज पार करने ही वाला था कि पक्षी का रूप धारण किए हुए बिच ने अपने पंखों से मैक्स को जोरदार धक्का दिया और मैक्स तेज बहते सीवर की गहराई में चला गया। आकाश में उस पक्षी के 3 स्वर सुनाई दिए, चिन चिन चिंच। शायद ये उसकी विजय का प्रतीक था। पूरी टाउन में लोगों की भीड़ लगी थी। मैक्स का शरीर पानी में तैर रहा था। सारा टाउन शोक के आलम में था। मैक्स के मरने के बाद चार्ल्स के पिता हंट की परेशानी बढ़ गई थी। वो चार्ल्स को उस बिच से बचाने की कवायद शुरू कर देता है। वो इसी सिलसिले में चर्च के फादर फेडरिक के पास गया था। फादर चर्च के अंदर प्रे करने में व्यस्त थे। हे गॉड, इस शैतानी बीच से तू हमारी हिफाजत कर। तभी फादर की नजर हंट पर गई, जो फादर को ही देख रहा था। तुम यहाँ कैसे? फादर फेडरिक, प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए। मेरा वो इकलौता सहारा है। प्लीज फादर। बचाया उससे जाया जाता है जो जिंदा हो। माय सन, जो पहले से ही मर चुका हो उसे कैसे बचा सकता हूँ मैं? ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा बेटा चार्ल्स अभी जिंदा है। हंट की बात सुनकर फादर चिल्लाकर बोले, नहीं, तुम्हारा बेटा तो उसी वक्त मर चुका था जिस वक्त वो उस बीच के साथ संबंध बना रहा था। लेकिन फादर, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। वो अपने घर पर ही आता जाता रहता है। अगर वो मर चुका होता तो ऐसे कैसे संभव हो पाता? मेरी बात का यकीन मानो माय सन, तुम्हारा बेटा मर चुका है। वह बीच उसे उसी अपनी दुनिया में ले गई है। तुम्हारे बेटे ने ही अपने दोस्त मैक्स की जान ली है और अब वो दोनों पता नहीं कितने लोगों की जान लेंगे। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आता तो चलो मेरे साथ। तुम स्वयं अपनी आंखों से क्यों नहीं देख लेते? और इधर चार्ल्स और युवती दोनों मिलकर हंस रहे थे और चार्ल्स के चेहरे पर शैतानियत झलक रही थी। सच बताओ चार्ल्स, क्या तुम पर अभी तक किसी को शक नहीं हुआ कि तुम मेरी तरह मर चुके हो? नहीं, अभी तक किसी को नहीं। जिस तरह तुम मैक्स को यहाँ पर लेकर आए थे, अब तुम्हें हर रोज एक नए इंसान को यहाँ लेकर आना है। इंसानों का खून मुझे ताकत देता है और अब तुम्हें भी इसकी जरूरत पड़ेगी। तब वहाँ फादर फेडरिक और हंट एक साथ पहुंच गए। हंट ने अपनी आंखों से अपने बेटे चार्ल्स का चेहरा देख लिया था, जो कि इस वक्त किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। और फादर ने चीख कर कहा, दूर हट जा ब्लडी बीच, दुष्ट। इस गंदे सीवर में रहने वाली शैतानी बीच, हम तेरी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होने देंगे। फादर की ये बात सुनकर वो युवती और चार्ल्स दोनों हंसने लगे। तभी फादर मुंह से कुछ पढ़ने लगे। जैसे जैसे वो पढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे वो युवती और चार्ल्स एक भयानक रूप इख्तियार करने लगे। उस युवती ने खौफनाक खूनी चुड़ैल का रूप धर लिया और चार्ल्स भी एक दरिंदे की शक्ल में आ गया था। उसने फादर को एक जोरदार धक्का दे दिया। फादर उसके प्रतिघात से आहत बेहोश हो गए। चुड़ैल सीधे चार्ल्स के पापा के पास पहुंची। तू हम दोनों को मारना चाहता है ना? आज मैं तेरी जिंदगी छीन लेती हूँ। तभी अचानक फादर को होश आ गया और उन्होंने अपनी जेब से चर्च का होली वाटर निकाला और कहा, हंट, ये होली वाटर दोनों के ऊपर जल्दी फेंको।
वरना ये सबको मारकर अपनी दुनिया में शामिल कर लेंगे। हंट ने फादर के हाथ से होली वाटर लेकर तुरंत दोनों के ऊपर फेंक दिया। होली वाटर गिरते ही अचानक उस युवती यानी बिच का और चार्ल्स का जिस्म जल उठा। उन दोनों के मुंह से एक अजीब चीख निकली और देखते ही देखते वो दोनों सीवर के पानी में समा गए।